इतना हिम्मत लाते हैं अपनी परिवार की गरीबी देख के, अपनी मजबूरी देख के, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देख करके फिर सोचते हैं अब की बार नहीं हुआ, फिर मेहनत करते हैं, अब की बार हो जाएगा, अब की बार नहीं हुआ, फिर मेहनत करेंगे, अब की बार हो जाएगा। एक चीज़ बचा है कि और आत्महत्या कर लेना, इसके अलावा और कोई रास्ता हम लोगों के लिए नहीं है। माँ एक ही चीज कहती है, शादी कर लो नहीं तो हम भी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ये समझाते चले आए, कोई बात नहीं, ये सही बन जाएंगे, कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ये सही को जिंदगी समझ रखा था, लेकिन इस तरह से चकनाचूर हुआ ना, किसी के सामने ना तो कह सकते हैं ना रो सकते, केवल अपने आत्मा में ही रो रहे हैं बस। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज से पहले कई बार गांव में लड़कियों को मेहनत मजदूरी करते देखा, तब बार बार उनको न जाने क्यों सलाम करने का मन करता था। उनको देखकर ये लगता था कि लड़कियां दुर्गा बनी या ना बनी, लेकिन लड़कियां मेहनती जरूर बन गई हैं। लेकिन आज जब इन लड़कियों को देख रही हूं तो समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों के जज्बे को सलाम करूं, हैरानी जताऊं, परेशानी जताऊं, या ये कहूं कि अब इन लोगों को देखकर लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया कि बहुत समय पहले ही ये सोच लिया कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब इन बच्चियों को देखती हूँ, इन लड़कियों को देखती हूँ जो अपने परिवार में पहले तो इस बात की लड़ाई लड़ती हैं कि उन्हें तैयारी करनी है। 4-5 साल अपने घर परिवार से दूर रहकर एक छोटे से कमरे में 5 साल 6 साल बिताती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं। फिर लास्ट में जब इन्हें ये पता चलता है कि इनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पास 15 लाख 20 लाख रुपए नहीं है, तो फिर ये बच्चियां तो टूटती ही हैं, लेकिन इनको देखने वाली और लड़कियां जो ये सोच रही होती हैं कि हमारे कंधे पर भी स्टार होगा, हम भी खाकी वर्दी पहनेंगे, ये सब जो सपने और लड़कियाँ जो बुन रही होंगी, जो अभी हाई स्कूल इंटर में होंगी, जब इन लड़कियों को देखेंगी तो क्या आपको लगता है कि वो लड़कियाँ तैयारी के लिए आगे आएंगी? मुझे तो लगता है ऐसी लड़कियों को देखने के बाद वो लड़कियां पहले ही पीछे हट जाएंगी। आप लोगों ने तो बहुत मेहनत की, इसके लिए आप लोगों की सराहना होनी चाहिए कि लगातार पेपरों में 4 से 5 साल इंतजार करने के बाद एक परीक्षा आ भी जाती है गलती से, तो उसका जब परीक्षा होता है तो पता चलता है रिजल्ट कुछ ऐसा निकलेगा। क्या सोचती हैं आप लोग जब ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार होता है, फिर भी आप लोग तैयारी करती हैं? इतना हिम्मत कहाँ से लाती हैं? इतना हिम्मत लाते हैं अपनी परिवार की गरीबी देख के, अपनी मजबूरी देख के, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देख करके फिर सोचते हैं अब की बार नहीं हुआ, फिर मेहनत करते हैं, अब की बार हो जाएगा, अब की बार नहीं हुआ, फिर मेहनत करेंगे, अब की बार हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से मेहनत करते 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 अब हम लोग हार गए हैं। मतलब पहले तो हम लोग घर से लड़ाई किए, फिर पढ़ाई किए, फिर अब आके सरकार से संस्था इस तरीके से हम लोग धरना दे रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी हम लोगों की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों को देख के अब हम लोगों के पास हिम्मत नहीं बची है कि लड़ाई करें कि पढ़ाई करें। अब एक चीज़ बचा है कि और आत्महत्या कर लेना, इसके अलावा और कोई रास्ता हम लोगों के लिए नहीं है। आपको देख के लड़कियाँ हौसला बना रही हैं और आप लोग आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। जो हौसला बना रहे हैं हम उनके लिए क्या ही कह सकते हैं, जब हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, एक भर्ती की जांच नहीं हम हो पा रही है, सारे अधिकारी हम लोगों को दबा रहे हैं, हमारी आवाज़ को दबाई जा रही है, हमारा आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको छीन लिया जा रहा है, तो हम कैसे किसी को हौसला दे सकते हैं कि आप आप तैयारी करिए या आप तैयारी करने की उम्मीद रखिए। अच्छा, एक ये जो इनके पीछे हैं, जो महिला हैं, लड़की हैं, क्या बोलूँ, आप खुद ही समझिए, इनकी शादी हो चुकी है, इसलिए इस बात पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। उसके साथ साथ इतनी बवाले चल रहे हैं कि वो हम ही जानते हैं। वही मैं आगे बोलने वाली भी थी। और इस वजह से शादी को 5 साल हो गए, हम लोग बच्चे के लिए रुके। किस वजह से? क्योंकि मुझे पुलिस बनना था, मुझे दौड़ना था, अगर ऑपरेशन हो जाता मैं दौड़ ना पाती। इस वजह से हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ने सेक्रीफाइस किया। आज पूरी फैमिली ये कह रही है कि आज तक तुम लोगों ने किया ही क्या, प्राइवेट जॉब कर लिए होते, बच्चा कर लिए होते, आज तुम लोग 5 साल में वहीं के वहीं हो, कुछ नहीं कर पाए अभी तक। अब हम लोगों को बहुत पछतावा हो रहा है कि हम लोगों ने ये कदम सही उठाया था या गलत उठाया था, ये नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग कुछ भी। आजकल हम लोगों का दिन पूरा खराब जा रहा है, डेली नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग आगे क्या करें। आगे अगर पढ़ते भी हैं, ये हस्बैंड कहते हैं चलो ठीक है तुम्हारी कुछ कमियां होंगी तुम उसको देखो, तुम क्यों सिलेक्ट नहीं हुई। हमने कहा ठीक है, हमने 12-12 घंटे लाइब्रेरी 2 महीने के लिए ज्वाइन की थी, रात दिन एक कर दिए थे पढ़ाई में, फिर हम कर देंगे, लेकिन फिर भी यही होता है तो हम क्या उम्मीद रखेंगे। फिर यही ऐसे ही स्कैम होता है। कोई भी अभी लेखपाल का आया, उसमें भी सोचिए महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी, इतनी तो साक्षरता महिलाओं में है भी नहीं कि महिलाओं की कट ऑफ सबसे ज्यादा गई है। जनरल के मेल भी नीचे हो गए हैं, महिला सबसे ऊपर हो गई हैं, और सारी महिलाएं एक में काउंट की गई, ना SC ना ST ना OBC, कुछ नहीं बचा है। तो किस बेस पे हम लोग तैयारी करें? वही मैं कहने जा रही थी कि जब आप
पोस्टरों में मुस्कुराता चेहरा देखते हैं महिलाओं का तो आपको ज़रूर लगता होगा कि आपका देश विश्वगुरु बन रहा है, लेकिन जब आप ऐसी महिलाओं को देखेंगे जो अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से ये समझा पाती हैं कि उन्हें कुछ पैसा कमाना है, अपने पैर पर खड़ा होना है, और जब वो ऐसे फेल होती हैं तो उन्हें नहीं लगता कि वो आगे अपने परिवार की और भी महिलाएं और भी बच्चियां जो इनकी आगे होंगी या फिर और भी जो कुंवारी लड़कियां होंगी उनको हौसला बना पाएंगी। मैं ये नहीं जानती कि इन्होंने कितनी तैयारी की है, मैं ये नहीं जानती कि इन्होंने कितनी मेहनत की, क्योंकि मैंने देखा नहीं है आपको। मैं ये नहीं जानती कि आपने 18 घंटा जगा है या 20 घंटा या 23 घंटा, पर मैं इतना तो जानती हूँ कि मेहनत ज़रूर की है, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप में कि एक बात कहना चाहेंगे, हम मेहनत किए हैं नहीं किए हैं हमारा प्रूफ है। आपने कहा कि 40% को मतलब 35% क्वालिफाइड करिए सेक्शनल और ओवरऑल 50% करिए। जब हम उसे क्वालिफाइड कर लिया, आपकी कट ऑफ से भी मेरे नंबर ज़्यादा आ गए, फिर भी हम सिलेक्शन से बाहर हैं, लिस्ट से मेरा नाम बाहर है, तो कौन कहता है कि हमने मेहनत नहीं किया था? मेरा क्वेश्चन कैसे सही हो गए? तो मैंने मेहनत नहीं किया है, सबसे बड़ी नंबर कैसे आ गए उसमें? एक में नहीं, दो जगह 3 जगह हम लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से स्कैम की वजह से हर जगह फेल हो जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती हो, सबसे बुरी चीज ये है कि ये रिजल्ट भी नहीं दिखाते हैं कि बच्चों ने कितना स्कोर किया है, क्या किया क्या नहीं। बच्चे उम्मीद छोड़ के किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करें, लेकिन ये रिजल्ट भी शो नहीं करते हैं। सबसे बुरी चीज है ये। कितनी परीक्षाएं दे चुके हैं आप लोग अभी तक? कितनी परीक्षा दे हैं? यूपीएसआई 2018 में आई थी, उसको दिया था। यूपी कांस्टेबल आई थी, उसको दिया था। यूपी वो भी लीक हुई थी, वो भी री एग्जाम हुआ। 19 का एग्जाम हुआ, उसमें दिया। बिहार एसआई का दिया, बिहार कांस्टेबल का दिया, एनटीपीसी दिया, ग्रुप डी का दिया, यूपीएसआई दिया। पेपर ही तो देते आए हैं 5 साल से, लेकिन रिजल्ट किस में मिला है? अभी तक एक भी रिजल्ट नहीं मिला। इतनी परीक्षा इसमें मिला है, केवल यूपी कांस्टेबल में सिलेक्ट हुए थे, उसमें इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। जब कट ऑफ डाउन इन्होंने किया तब हम लोगों का नंबर आया। जब तुम्हें कट ऑफ डाउन ही करनी थी तो पहले ही क्यों तुम इतनी कट ऑफ हाई कर दिया? यूपीएसआई में इन्होंने नोटिस दे दिया कि 20,000 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे, फिर इन्होंने 36,000 बच्चे सेलेक्ट किया। हर भर्ती में 2.5 गुना बच्चे सेलेक्ट होते, इसमें लड़कियों की 4.5 गुना इन्होंने लगा दिया उठा के, 4.5 गुना क्वालिफाइड किया है, फिर भी कट ऑफ इतनी हाई गई है। EWS की फीमेल की अलग से इन्होंने फॉर्म भरवाया, लेकिन उसका तो कोई मेंशन ही नहीं किया, कोई नंबर ही नहीं दिया है। EWS का आरक्षण कहाँ गया? आप इन लड़कियों का एक बार चेहरा दिखा दीजिए। इसमें कोई आपको मुस्कुराता ग्लो करता चेहरा नहीं नजर आएगा जो अपर क्लास की लड़कियों का होता है। ये ऐसी लड़कियां हैं जो मुझे इनको देखकर भी समझ आ रहा है कि ये मुस्कुरा नहीं रहे हैं। जब से रिजल्ट आया तब से हम लोगों की आंखें रो रो के थक गई हैं, आंखों से आंसू निकलना बंद हो गए, सूख गए हैं। केवल टेंशन है दिमाग में कि क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ नहीं दिखता है। बड़ी बात है मैम, उत्तर प्रदेश की इतनी बुरी आदतें हैं। अगर 1 साल में एक वैकेंसी भी पूरी हो जाती तो हम लोगों को इतना दुख ना होता। ये 5-6 साल बाद वैकेंसी आई थी और अब पता नहीं कब आएगी। एग्जाम हुआ तो वो 5 साल में पूरा करवाया गया। अब की बार भर्ती बोर्ड इतनी जल्दीबाजी में है कि 1 साल में ही सारा चीज पूरा करके ज्वाइनिंग भी दे देगा। योगी जी से उम्मीद है अगर वो हमारी न्याय दिलवा देते हैं तो हम लोगों को न्याय मिलेगी। वो जांच करवा देते हैं तो हम लोग को जांच है, नहीं तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में कहना गलत है कि पारदर्शिता है, निष्पक्षता से भर्ती हो रही है, ये कहना गलत है। आप लोग राजधानी में बैठे हैं, फिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं जनता दरबार तो पहले ही एप्लीकेशन चेक होता है कि किस चीज़ का एप्लीकेशन लेके आए हो आप लोग। पास तक नहीं जाने दिया जा रहा है, गेट के पास तक जाने नहीं दिया जा। क्या हमारा हक नहीं है? हम अपने मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल सकते हैं? हम अपनी बात उनके सामने नहीं रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते हैं? 18 साल में तो हमें वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है, हमें बोलने का अधिकार कब दिया जाएगा? किस बात के लिए दिया जा रहा है? क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारा ये जवाब है, हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है। वो इस वैकेंसी की जो एग्ज़ाम हुआ है, जो इस पे आरोप लग रहे हैं, हमारे पास जो साक्ष्य हैं, इनके बलबूते पर एक बार पहले इसकी जांच करवा दें, उसके बाद जो भी होगा हमें मंजूर है। इन्होंने जो भी कहा, हमें इसकी कोई शिकायत नहीं है कि इसमें मेरिट बहुत हाई चली गई, हम मेरिट भी क्वालिफाइड हैं, लेकिन EWS का जो इन्हें दिया जा रहा है, EWS का मतलब क्या होता है? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जा रहा है, ये क्यों नहीं दे रहे हैं?
कोई तो नहीं दिया गया। अगर देना ही नहीं था तो पहले ही बता देते। हम इधर उधर से तहसील के चक्कर मार मार के इन चीज़ों को करवाते हैं, उसके बाद में इसका कोई वही नहीं है। क्यों नहीं दिया गया हमें? हमारी बात ये है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जो बच्चियाँ, उनकी अलग मेरिट लगानी थी तो इन्होंने क्यों नहीं लगाई? और कम से कम हमें ये जानने का तो हक है कि हमने एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया है। कुछ भी नहीं दिखाया गया। इस तरीके से कुछ नहीं होता, ये निष्पक्षता होती है। ये पूरी तरीके से स्कैम है जिसमें पूरी भर्ती बोर्ड, बाकी लोग भी इसमें साथ दे रहे हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं। इसी वजह से हमारी सिर्फ यही मांग है कि इस एग्ज़ाम की जांच करवाई जाए। योगी जी हमारी बात सुने, इसको रखें, उसके बाद जो भी कुछ होगा हमें सब मंजूर है। अच्छा, आप लोगों की सिर्फ एक मांग है कि योगी जी आ जाएं या बस बात सुन लें? हमारी बात सुन लें। इसलिए चाहते हैं क्योंकि यही जो 15 लाख से 22 लाख रुपए दे के दरोगा बन के आएंगे, ये उत्तर प्रदेश की सरकार को और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या भविष्य देंगे? एग्जाम्पल आपके सामने चंदौली और ललितपुर का आ रहा है कि वहाँ पे बच्चियों के साथ किस तरीके बर्बरता की गई है। और एक चीज़ ये है कि जब एक छोटी सी परीक्षा हाई स्कूल इंटर की होती है, उसका पेपर लीक होता है, वो परीक्षा दोबारा होती है, टीटी की परीक्षा लीक होती है, वीडियो की परीक्षा कैंसिल की जाती है, भर्ती रद्द की जाती है, तो आखिर इसके पीछे क्या ऐसी वजह है कि भर्ती बोर्ड अपने मनमाने तरीके से, आज तक उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि कोई भी भर्ती इतनी जल्दी क्लियर नहीं हुई है। लोगों को एग्जाम कराने के लिए धरना देना पड़ता है, और यहाँ पे इतनी जल्दी मची हुई है भर्ती बोर्ड को कि वो 6 महीने के अंदर ही सारी प्रक्रिया पूरी करके ट्रेनिंग पे भेज देना चाहते हैं। इतना बड़ा स्कैम हुआ है तो आप एक बार जांच तो करा लो, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल तो है ही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि जो दरोगा बन के आएंगे, अगर आज जो 15 लाख दे के अंदर गए हैं तो कल वो 30 लाख रुपए पब्लिक से वसूलेंगे। और भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, हर तरफ अराजकता और भ्रष्टाचार फैलेगा, बहुत बड़े पैमाने पर फैलेगा। आखिर आप ही समझिए कि क्या मजबूरी है कि ये लड़कियां चाहें तो अपने घर में आसानी से रोटी बना सकती हैं, लेकिन क्या मजबूरी है कि इतनी तपतपाती धूप में ये यहाँ बैठी हुई हैं, जिनको लगता है कि इतनी इनकी मजबूरी नहीं है। अभी मैं एक वीडियो डाली थी जिसपे एक कमेंट आया था कि अगर ये बच्चे उस समय मेहनत किए होते तो आज यहाँ पर बैठकर चिल्ला नहीं रहे होते। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जिनको लगता है इन्होंने मेहनत नहीं की है और अभी भी नहीं कर रहे हैं, वो आके 1 घंटा इस धूप में खड़े हो जाएं तो समझ आ जाएगा कि कितना तेज धूप है और कितनी, कहते हैं कि जिसको जितनी ज़्यादा मजबूरी होती है तभी वो चिल्लाता है, दर्द है तभी बोले। जो कह रहे हैं कि हम लोग उस समय मेहनत किए होते तो आज आ जाते हैं ना, तो आइए, आज भी हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। अगर हमारे साथ आप कंपटीशन करवा लीजिए, आपसे अगर ज्यादा नंबर नहीं लेके आते हैं तो आप कुछ भी करना, कहीं भी सजा देना, हम भुगतने के लिए तैयार हैं, भुगतने के लिए तैयार हैं। एक गरीब परिवार कितनी लड़ाई लड़ता है आप समझिए। पहले तो समाज से लड़कर ये लड़कियां बाहर निकलती हैं पढ़ने के लिए, जब पढ़ लिख कर किसी तरह परीक्षा में बैठती हैं और रिजल्ट में ऐसा मामला सामने आता है जब उनके पास पैसे नहीं होते, तब ये एक बार ये सोचती हैं कि गरीबी भी एक अभिशाप है। बस आप मुझे इतना समझा दीजिए कि जो लड़कियां लगातार मेहनत कर रही हैं परीक्षाओं के लिए, क्या वो अपने सपने छोड़कर चूल्हा चौका संभाल ले, यही आप चाहते हैं या यही इस समाज को मंजूर है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ा के करे ही क्या जब सीटें बेच दी जाती हैं? यहाँ पर बेटी पढ़ के करे भी क्या, अपनी जिंदगी खराब कर ले और आत्महत्या करवाओ। उल्टा नारा चल रहा, बेटी पढ़ाओ आत्महत्या करवाओ। हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, हम प्राइवेट जॉब कर नहीं सकते हैं, गांव में खेती बाड़ी कर नहीं सकते हैं, हमें शर्म आएगी, चूल्हा चौका करने में शर्म आएगी, तो हम क्या करेंगे? 5-5 साल तैयारी किए हैं, 5-5 साल से एग्जाम दे रहे हैं, घर पे कोई सहारा नहीं है। रवैया इस तरीका से ने गरीबी में है कि हम लोगों के पढ़ने भर के पैसा नहीं है, कि घर से हमें यहाँ आने के लिए भी पैसा अपने आप से इकट्ठा करना पड़ा कि कैसे हमें धरने तक पहुँचना है। तो इसमें क्या एक ही रास्ता है ना, केवल आत्महत्या कर लो। दुनिया के ताने सुनने से बेहतर है कि आत्महत्या कर लो, और इसके अलावा हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। 3 साल से परिवार यही बता रहा, ना तो घर में पिताजी हैं ना भाई हैं, केवल अपने आप पे डिपेंड है। 4 बहन हैं, अभी सब छोटी है। माँ एक ही चीज कहती है, शादी कर लो नहीं तो हम भी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। यही समझाते चले आए, कोई बात नहीं, ये साई बन जाएंगे, कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ये साई को जिंदगी समझ रखा था, लेकिन इस तरह से चकनाचूर हुआ ना, किसी के सामने ना तो कह सकते हैं ना रो सकते, केवल अपने आत्मा में ही रो रहे हैं बस। बार बार यही कह रही हूँ कि ये जो लड़कियां रो और बिलख रही हैं, ये इसलिए नहीं कि इनके सपने टूटे हैं,
ये रो इसलिए रही हैं कि अब इनके हौसले भी टूट गए हैं। हम लोगों ने मेहनत किया है कि हम लोग ओवर कि सब टूट गया। उस जिम्मेदारी इतनी हम लोगों के कंधे पे डाली है कि एक गरीबी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जिसके अलावा हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। जब से रिजल्ट आया, इसमें नंबर देखा है, तब से खाने पीने का कुछ नहीं मन कर रहा। प्राइवेट जॉब खोज रहे हैं, माँ अलग बीमार पड़ी है, उसके दवा करवाने भर को पैसा नहीं है कि दवा कहाँ से करवाए। प्राइवेट जॉब खोज रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा। कैसे कैसे हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो तो भगवान ही जाने। हम लोगों को प्राइवेट भी नहीं मिलेगा क्योंकि पूरी जिंदगी हम लोगों ने पढ़ने में लगा दी है। हम लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि जब तो सीधे एक्सपीरियंस मांगा जाता है आजकल प्राइवेट जहाँ जाते हैं करने कहते हैं जब यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे तो आज प्राइवेट में क्यों आ रहे हो, तुम ये काम कर पाओगे। ताना मिलता है जो हमारा जिससे कोई परिचय नहीं है, जॉब के लिए प्राइवेट अप्लाई करते हैं वो भी ताना मार देता है तुम तो यूपीएसआई की तैयारी करने गए थे तो प्राइवेट में क्यों आ रहे हो, तुम्हारे प्राइवेट में क्या होंगे। लेकिन उस बीमार माँ को कहाँ से दवाई कराएं, कैसे उसे समझाएं जो 60 साल की विधवा हमारे घर में बैठी है, उसको कहाँ से दवाई करवाएं, कहाँ से उसे समझाएं। बीपी की मरीज है, रोज उसे ग्लूकोज चढ़ रहा, रोज दवा हो रही, कम से कम 400-500 की रोज दवा करवानी पड़ रही है। उसके लिए हम कहाँ से लेके आए। जब एक गरीब परिवार अपनी बच्चियों के लिए सपना देखता है तो उसकी आंखों की चमक आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गरीबी को कहीं ताक पर रखकर सपना देखता है। आज ये जो लड़कियां बता रही हैं, जब आप इसको सुनेंगे तो आपका कलेजा जरूर एक बार मजबूत होगा या कमजोर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सोचेगा जरूर कि ये लड़कियां जो अपने सपनों को जीने के लिए न जाने कितनी मेहनत कर रही हैं। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई कुछ ना कि आज तुम लोग जो यहाँ पे बिलबिला रहे हो या धूप में रो रहे हो, उस समय मेहनत किया होता। भाई साहब, अगर तुम मर्द हो और तुम्हारे दिल अगर आत्मा है, दिल है, तो मैं इतना जरूर कहूंगी अगर तुम्हारे घर में यही हो तुम मर जाओ, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हो ना, तब उस दिन तुम्हारा जवान निकलेगी कि आज मेरी बहन कैसे बिलक रही। अगर हम लोगों के बाप होते, भाई होते ना, तो आज हम लोग भी यहाँ बिलकने नहीं आते, कोई ना कोई कमा के खिला रहा होता। लेकिन आज हम लोगों के अपने पेट की खुद जिम्मेदारियां हैं, अपने माँ की जिम्मेदारी है, अपने बहनों की जिम्मेदारी है, अपनी शादी ब्याह की जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या मिल रहा है, कहाँ तक जाए, कहाँ तक लड़े, कहाँ तक लड़े। हर दर्द को छुपा के इसमें हम लोग अपने मन में बैठे थे कि केवल यूपीएसआई, केवल यूपीएसआई, यूपीएसआई होगी तो हम लोगों की सब कुछ हो जाएगी। लेकिन यूपीएसआई तो बर्बाद ही करके रख दिया है। सिलेक्शन होता या नहीं होता, लेकिन इस तरीके की धांधली ने इन बच्चियों को बुरी तरीके से तोड़ा है। अगर ये एक परीक्षा में नहीं निकल पाती तो तैयारी करती हुई होती, धांधली न हुई होती, हम लोग उम्मीद नहीं, हम लोग इसमें सिलेक्शन पक्का पा जाते हैं। अगर नहीं पाते तो हम आगे की तैयारी कर लेते, आगे की तैयारी करते कि फिर समझा लेते कि फिर रात दिन मेहनत करेंगे, 14 घंटे बदले साल 18 घंटे मेहनत करेंगे, लेके रहेंगे। लेकिन जब से रिजल्ट आया ना, कापी किताब की तरफ झांकने का मन नहीं हो रहा। क्या पढ़े, कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि पागल ना हो जाए। 4 दिन हो गया था, हमने खाना ना बनाई ना खाई, केवल कमरा बंद करके रोते ही रह गए। यही नहीं समझ में आता, मन को यही नहीं विश्वास होता, दिमाग को, हाँ मेरा नंबर नहीं आया। हम लोगों के लगता ही नहीं था, ग्राउंड में अपनी पूरी रेस तैयार कर चुके थे, बस अब की आए ना रिजल्ट आएगा तो हम लोग बस सिलेक्शन पा जाएंगे और तुरंत अपना रनिंग करेंगे, मेडिकल करवाएंगे तो रोगा बन जाएंगे, पूरा घर का हुलिया बदल देंगे। एक दिन के सपने नहीं, कई महीनों के सपने नहीं, सालों के सपने हैं। हम लोगों का टूटा है, पूरे परिवार का टूटा है, माँ बाप का टूटा, भाई बहन का टूटा। मैंने अपनी बहन को कहा था, वो कही कि हम उसकी बीएससी नर्सिंग करेंगे। मैंने कहा बहन जून तक मेरा यूपीएसआई का आ जाएगा, जुलाई में तुम्हारा बीएससी नर्सिंग का करवा देंगे। लेकिन मेरा ही गया, उसका भी नहीं करवा पाए। कहाँ से हम 5 लाख लाएंगे, उसे बीएससी नर्सिंग करवाएंगे। इन बच्चों की बातों के साथ ही मैं इस वीडियो को खत्म कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन अभी भी खुला है, आप अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहिए और इनकी बातों पर एक बार विचार करिए और सोचिए कि अब इन बच्चियों के बात सुनने के बाद आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा है। कमेंट सेक्शन हम कभी बंद नहीं करते, इस बार भी नहीं बंद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।